1943 का बंगाल, 21 से 38 लाख मौतें, आंकड़े स्तब्ध करने वाले हैं। और वजह सूखा नहीं, बल्कि उस साल औसत से ज्यादा बारिश हुई थी। तो फिर ऐसा अकाल क्यों? ब्रिटिश नीतियां। बिल्कुल। अनाज जब्त कर लिया गया, हजारों नावें नष्ट कर दी गईं, जानबूझकर। चर्चिल भारतीय खरगोशों की तरह बढ़ते हैं, राहत भेजने से लगातार इनकार। ये सिर्फ विफलता नहीं थी, शायद एक सोची समझी उपेक्षा, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। विस्तृत चर्चा, प्रस्तावना और पृष्ठभूमि। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो बेहद दर्दनाक है और जिसे आप कह सकते हैं लंबे समय तक गलत समझा गया। 1943 का बंगाल अकाल। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक महाविनाश था। अंदाजा है कि 21 लाख से 38 लाख लोगों की जान चली गई। हाँ, ये आंकड़े दिमाग सुन्न कर देते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, जैसा आपने कहा, यह है कि दशकों तक इसे एक प्राकृतिक आपदा का नाम दिया गया, मतलब सूखे का नतीजा बताया गया। लेकिन अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा भयानक तस्वीर पेश करते हैं। अलग तस्वीर? मतलब ये कि ये कोई प्रकृति का कहर नहीं था, बल्कि इंसानी नीतियों का नतीजा था। एक मानव निर्मित त्रासदी। मानव निर्मित? प्रकृति जिम्मेदार नहीं थी, ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, हाल के वैज्ञानिक शोध हुए हैं, खासकर 2019 का एक अहम अध्ययन है जिसने पिछले 150 साल, मतलब 1870 से 2016 तक के मिट्टी की नमी के आंकड़ों को खंगाला। और नतीजा साफ है। 1943 का बंगाल अकाल भारतीय उपमहाद्वीप का अकेला ऐसा बड़ा अकाल था जिसका सूखे से कोई लेना देना नहीं था। कोई लेना देना नहीं? बिल्कुल नहीं। बल्कि उस साल मॉनसून में जून से सितंबर 1943 के बीच बंगाल में औसत से ज्यादा बारिश हुई थी। अरे, ये तो पूरी बात ही पलट देता है। अगर सूखा नहीं था तो फिर लाखों लोग भूखे कैसे मरे? क्या अनाज की कमी हो गई थी अचानक? ये दूसरा बड़ा मिथक है और इसे नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने बहुत पहले ही साफ कर दिया था। उन्होंने दिखाया कि 1943 में बंगाल में अनाज की उपलब्धता 1941 की तुलना में कम नहीं बल्कि ज्यादा थी, करीब 13% ज्यादा। 13% ज्यादा? और 1941 में तो कोई अकाल नहीं था? जी हाँ, 1941 में कोई अकाल नहीं था। चावल, जो मुख्य भोजन था, उसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी 1943 में 1941 से करीब 9% ज्यादा थी। तो समस्या अनाज की कमी की थी ही नहीं। तो फिर समस्या क्या थी? अगर अनाज था तो लोग भूखे क्यों मरे? समस्या थी पहुंच की, एक्सेस की। अनाज बाजार में था, लेकिन बंगाल के लाखों गरीब लोगों की पहुंच से उसे व्यवस्थित तरीके से दूर कर दिया गया था। सवाल कितना अनाज था का नहीं, सवाल अनाज किसके पास था और क्यों। विनाशकारी नीतियां, डिनायल पॉलिसी। ये पहुंच कैसे छीनी गई? मतलब कौन सी नीतियां थी? क्या किसी खास नीति के तहत ऐसा हुआ? हाँ, एक बहुत ही विनाशकारी नीति थी जिसे ब्रिटिश सेना ने मार्च 1942 में लागू किया था। डिनायल पॉलिसी। डिनायल पॉलिसी मतलब इनकार नीति। कागज पर तो इसका मकसद ये बताया गया कि अगर जापान बर्मा के रास्ते बंगाल पर हमला करे तो अनाज और परिवहन के साधन जैसे नावें वगैरह दुश्मन के हाथ न लगें। अच्छा। लेकिन इसके दो हिस्सों ने बंगाल की अर्थव्यवस्था और लोगों की कमर ही तोड़ दी। क्या थे वो दो हिस्से? पहला था बोट डिनायल। बोट डिनायल मतलब नामों को नकारना। इसके तहत सेना को अधिकार मिल गया कि वो 10 से ज्यादा लोगों को ले जाने वाली कोई भी नाव जब्त कर ले, हटा दे या नष्ट कर दे। लेकिन बंगाल तो नदियों का प्रदेश है, नावों पर ही तो सब कुछ टिका था। व्यापार, मछली पकड़ना, आना जाना। बिल्कुल वही तो। अंदाजा है कि 66,000 से ज्यादा नावें जब्त या नष्ट की गई। सोचिए जरा। 66,000 नावें? बाप रे! इसका मतलब तो पूरी नदी आधारित अर्थव्यवस्था ठप हो गई होगी। मछुआरे बेरोजगार, माल ढुलाई बंद, लोग कहीं आ जा नहीं सकते। बिल्कुल, परिवहन का पूरा ढांचा चरमरा गया। और ये कोई अनजाने में नहीं हुआ। बंगाल के नागरिक आपूर्ति विभाग के जो प्रमुख थे, एक ब्रिटिश अफसर लियोनार्ड पिनेल, उन्होंने बाद में खुद माना कि इस नीति ने मछुआरा वर्ग की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने माना? हाँ, लेकिन जब बाद में अकाल जांच आयोग ने उनसे पूछा कि क्या इस नीति ने कुछ इलाकों की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया था, तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? क्या? उनका जवाब था, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के विचार का कोई वजन होता है। कितनी संवेदनहीनता है। रोंगटे खड़े हो गए सुन के। अच्छा, और इस डिनायल पॉलिसी का दूसरा हिस्सा क्या था?
दूसरा था राइस डिनायल, चावल को नकारना। इसके तहत तटीय जिलों जैसे मिदनापुर, बकरगंज वगैरह से चावल के अतिरिक्त भंडार को जब्त करना या नष्ट करना था। गवर्नर जॉन हर्बर्ट ने इसके सख्त आदेश दिए थे। अतिरिक्त भंडार? हाँ, कहने को अतिरिक्त। सरकारी आंकड़े भले ही कम मात्रा दिखाएं, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि एजेंटों ने जबरदस्ती और धोखाधड़ी से कहीं ज्यादा अनाज हटाया, और उन इलाकों से भी जहां से हटाने के आदेश नहीं थे। इसका नतीजा सिर्फ अनाज की कमी नहीं था, बल्कि इसने बाजारों में दहशत फैला दी, कीमतें आसमान छूने लगीं और जमाखोरी बढ़ गई। इसने पूरे क्षेत्रीय बाजार के ताने बाने को बिखेर कर रख दिया। हमारे पास उस दौर की कुछ तस्वीरें हैं जो इस तबाही को दिखाती हैं। एक तस्वीर में एक बच्चा है, इतना कुपोषित कि हड्डियां तक दिख रही हैं। ये उन नीतियों का जीता जागता सबूत है। हाँ, वो तस्वीरें दिल दहला देती हैं। और दूसरी तस्वीर धान के खेतों में काम करती भैंसों की है। वो बंगाल का कृषि जीवन जिसे इन नीतियों ने उजाड़ दिया। ऐसा लगता है कि ये नीतियां सीधे तौर पर लोगों के मुंह से निवाला छीन रही थीं। बिल्कुल, छीन ही रही थी। विंस्टन चर्चिल की भूमिका। तो इन नीतियों के पीछे कौन था? क्या सिर्फ स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार था, या लंदन में बैठे आला कमान, खासकर प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की भी इसमें कोई भूमिका थी? चर्चिल का नाम इस पूरी त्रासदी में आप कह सकती हैं केंद्रीय तौर पर उभर कर आता है, और दुर्भाग्य से नकारात्मक रूप से। जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि उनका रवैया सिर्फ उदासीनता का नहीं था, बल्कि उसमें भारतीयों के प्रति गहरा नस्लीय पूर्वाग्रह और कह सकते हैं नफरत झलकती थी, और इसने उनकी नीतियों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। नस्लीय पूर्वाग्रह चर्चिल का, क्या इसके ठोस सबूत हैं? हाँ, कई विश्वसनीय स्रोत हैं। सबसे प्रमुख हैं भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लियोपोल्ड एमरी। उनकी निजी डायरियां हैं। एमरी ने लिखा है कि चर्चिल ने कैबिनेट बैठकों में खुलेआम कहा कि वो भारतीयों से नफरत करते हैं और उन्हें घटिया धर्म वाले घटिया लोग मानते हैं। क्या ये उन्होंने कहा? हाँ, और अकाल पर चर्चा के दौरान चर्चिल ने ये तक कहा कि भारतीयों की मदद करना बेकार है क्योंकि वो खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। ये सुनना भी मुश्किल है। ये तो एमरी ने एक और बेहद चौंकाने वाली बात लिखी है। चर्चिल ने कहा कि वैसे भी कुपोषित बंगालियों का भूखे मरना हट्टे कट्टे यूनानियों के भूखे मरने से कम गंभीर है। बंगालियों की तुलना यूनानियों से? जी। एमरी चर्चिल के इस रवैये से इतने परेशान थे कि उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि भारत के मामले में चर्चिल पूरी तरह सठिया गए हैं और उनके और हिटलर के नजरिए में ज्यादा फर्क नहीं लगता। ये तो भयानक आरोप है। तो क्या ये सिर्फ बातें थीं या उन्होंने वाकई राहत में बाधा डाली? सबूत दिखाते हैं कि उन्होंने जानबूझकर राहत रोकी। उनकी जो वॉर कैबिनेट थी उसने बाकायदा ये तय किया कि यूरोप के लोगों की खाद्य सुरक्षा भारतीयों की जान से ज्यादा जरूरी है। अकाल की खबरें आ रही थीं, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से आ रहे गेहूं के जहाज़ों को, करीब 170,000 टन गेहूं था, उसे भारत भेजने से मना कर दिया। वो जहाज यूरोप के लिए भंडार बनाने चले गए। मतलब अनाज था पर भेजा नहीं। हाँ, और जनवरी 1943 में उन्होंने ब्रिटेन की खाद्य आपूर्ति के लिए ज्यादातर जहाज़ों को हिंद महासागर से अटलांटिक में भेज दिया। इससे भारत में अनाज आयात करना और भी मुश्किल हो गया। लेकिन एक तर्क ये भी दिया जाता है कि लड़ाई की वजह से जहाज उपलब्ध नहीं थे, या उन्होंने बाद में कुछ मदद भेजी थी। ये तर्क अब खोखले साबित होते हैं। हाँ, ये सच है कि 1943 के आखिर में कुछ थोड़ी बहुत मदद भेजी गई, लेकिन तब तक लाखों लोग मर चुके थे। वो मदद ऊंट के मुंह में जिरे जैसी थी और बहुत देर से आई। वॉर कैबिनेट के रिकॉर्ड साफ दिखाते हैं कि चर्चिल ने बार बार बंगाल में अनाज भेजने का विरोध किया, तब भी जब उनके अपने वॉइसरॉय, उनके सेक्रेटरी एमरी और यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी अपील की। रूजवेल्ट ने भी? हाँ, और जब रूजवेल्ट ने यूरोप पर हमले यानी डी-डे की तैयारियों का बहाना बनाकर अमेरिकी जहाज देने से मना किया, तब भी चर्चिल ने ब्रिटिश जहाज उपलब्ध होने के बावजूद कोई दूसरा इंतजाम नहीं किया। उनके एक वैज्ञानिक सलाहकार थे फ्रेडरिक लिंडमैन, लॉर्ड चेरविल। उन्होंने भी अजीब माल्थूसियन तर्क दिए और भारतीयों को हेलॉट्स यानी गुलाम जैसा वर्ग कहकर इस रवैये को, आप कह सकती हैं, बौद्धिक जामा पहनाने की कोशिश की। बाद में चर्चिल ने इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की भी कोशिश की। औपनिवेशिक प्रशासन और गांधी की प्रतिक्रिया? चर्चिल के अलावा भारत में जो ब्रिटिश प्रशासन था उनका क्या रवैया था? वाइसरॉय और गवर्नर की क्या भूमिका रही? जमीनी स्तर पर भी भारी विफलता थी। लॉर्ड लिनलिथ को, जो अक्टूबर 1943 तक वाइसरॉय थे, वो प्रशासनिक लापरवाही के लिए काफी हद तक जिम्मेदार माने जाते हैं। उन्हें अगस्त 1942 में ही बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री फजल उल हक ने अनाज की कमी की चेतावनी दे दी थी, लेकिन उनकी सरकार कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रही। चेतावनी के बाद भी? हाँ, और बंगाल के गवर्नर जॉन हर्बर्ट, वो तो सीधे तौर पर डिनायल पॉलिसी लागू करवाने के लिए जिम्मेदार थे,
और विडंबना देखिए, दिसंबर 1943 में उनकी मौत हो गई, ठीक उसी समय जब अकाल अपने चरम पर था। और वो अफसर पिनेल। हाँ, लियोनार्ड पिनेल, नागरिक आपूर्ति निदेशक, जिन्होंने नावों और चावल जब्ती को बेरहमी से लागू किया। उनकी असंवेदनशीलता का जिक्र हम कर ही चुके हैं। ये दिखाता है कि ऊपर से नीचे तक पूरा तंत्र या तो विफल था या शायद जानबूझकर विफल किया गया था। इस भयानक दौर में भारत के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उन्हें तो मानवीय चिंताओं के लिए जाना जाता था। इस पर अक्सर सवाल उठते हैं। हाँ, ये एक जटिल और कुछ हद तक विवादास्पद पहलू है, इस पर बात होनी चाहिए। गांधी जी उस समय अगस्त 1942 से पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद थे, और इस दौरान बंगाल में जो कुछ घट रहा था उस पर उनकी प्रतिक्रिया आप कह सकती हैं उम्मीद से कहीं ज्यादा मौन थी, शांत थी। लेकिन उन्होंने फरवरी 1943 में भूख हड़ताल तो की थी ना? की थी, हाँ, लेकिन वो हड़ताल सीधे तौर पर बंगाल अकाल के विरोध में नहीं थी। वो असल में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो हिंसा हुई थी उसके लिए कांग्रेस पर जो ब्रिटिश आरोप लगा रहे थे उसके खिलाफ थी, और राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए थी। आलोचक कहते हैं कि जब लाखों लोग सचमुच भूख से मर रहे थे तब गांधी जी का फोकस राजनीतिक लक्ष्यों पर ज्यादा था। तो क्या उन्होंने पीड़ितों के लिए कुछ कहा या किया ही नहीं? बहुत कम। कुछ लेखक हैं जैसे आर्थर हरमन, उन्होंने लिखा है कि गांधी ने इस आपातकाल पर बहुत कम ध्यान दिया। फरवरी 1944 में उन्होंने वाइसरॉय वेविल को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा, मुझे पता है कि लाखों लोग बाहर भोजन की कमी से भूखे मर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बाहर गया और वो भोजन यानी स्वतंत्रता चूक गया जिसके द्वारा ही जीना सार्थक है, तो मैं पूरी तरह से असहाय महसूस करूंगा। अच्छा, ये उन्होंने लिखा? हाँ, ये बयान कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता उस वक्त राजनीतिक स्वतंत्रता थी, न कि तत्काल मानवीय राहत। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। मानवीय पीड़ा, सूचना का दमन और सांप्रदायिकता। इस त्रासदी का मानवीय चेहरा कितना भयानक था। हमने उन तस्वीरों का जिक्र किया, वो कुपोषित बच्चा, लेकिन लोगों ने असल में क्या भोगा? क्या कुछ विवरण मिलते हैं? जो विवरण मिलते हैं वे दिल दहला देने वाले हैं, अकल्पनीय हैं। भुखमरी इस हद तक थी कि परिवारों ने चावल की कुछ बोरियों के लिए अपनी पत्नियों और बेटियों तक को बेच दिया। क्या? हाँ, औरतें सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए अनजान लोगों के साथ जाने को मजबूर हुईं। नदियों में इंसानी लाशें जानवरों की लाशों के साथ बहती देखी गईं। चांद अली खमरू जैसे आम लोगों की कहानियां हैं जो मीलों पैदल चलकर अपने भूखे पिता के लिए थोड़े से चावल, पके हुए घोंघे और उबले हुए अरबी के पत्ते ले जाते थे। ये उन लाखों बेबस लोगों की कहानी है जिन्हें उनके शासकों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। अमर्त्य सेन ने भी अपने बचपन की यादें लिखी हैं जब उन्होंने शांति निकेतन में इन भूखे कंकाल जैसे लोगों को देखा था, जो हफ्तों से भूखे थे, जिनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ चुकी थी। वो दरवाजों पर थोड़ी सी मांड चावल का पानी के लिए गिड़गिड़ाते थे। ये सब सुनकर ही सिहरन होती है। क्या दुनिया को इसकी खबर नहीं थी? क्या इस जानकारी को दबाने की कोशिश हुई? हाँ, बिल्कुल। ब्रिटिश सरकार ने व्यवस्थित तरीके से जानकारी को दबाया। युद्धकालीन सेंसरशिप का कड़ाई से इस्तेमाल किया गया। अक्टूबर 1943 तक ब्रिटेन की आम जनता तक अकाल की खबर पहुंचने ही नहीं दी गई। अक्टूबर 1943 तक? हाँ, ये सेंसरशिप तभी टूटी जब कलकत्ता के एक अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन ने हिम्मत दिखाकर वो भयानक तस्वीरें छापी। उसके बाद इसे नकारना मुश्किल हो गया, लेकिन उस संपादक को भी इसके लिए भारी दबाव झेलना पड़ा था। अच्छा। इतना ही नहीं, जब बाद में जांच आयोग बना, जिसे फैमीन इंक्वायरी कमीशन कहते हैं, तो उसने भी काफी हद तक तथ्यों पर पर्दा डालने की कोशिश की। उसने अकाल के लिए वो माल्थूसियन तर्क दिए, मतलब कहा कि आबादी ज्यादा बढ़ गई थी इसलिए ऐसा हुआ, और स्थानीय प्रशासन की विफलताओं को कम करके आंका। इस रिपोर्ट को बाद में कई विद्वानों ने भ्रामक और सच्चाई छुपाने वाला बताया। और क्या, इस मुश्किल घड़ी में भी समाज बटा हुआ था, सांप्रदायिकता का भी कोई एंगल था? दुर्भाग्य से हाँ, और ये बहुत दुखद पहलू है। राहत कार्यों में भी सांप्रदायिकता घुस गई थी। मुस्लिम लीग में खास मुस्लिम राहत के लिए फंड भेजा तो हिंदू महासभा ने हिंदू संगठनों को निर्देश दिया कि वो सिर्फ हिंदू पीड़ितों की मदद करें। क्या राहत कार्यों में भी? हाँ, राहत रसोई और राशन की दुकानें तक सांप्रदायिक आधार पर बंट गईं। मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम कार्यकर्ता जाते थे, हिंदू बहुल इलाकों में हिंदू कार्यकर्ता। इसने न सिर्फ राहत कार्यों को बाधित किया बल्कि समाज में कड़वाहट घोली। इसने उन सांप्रदायिक तनावों को और बढ़ाया जो आगे चलकर विभाजन के वक्त भयानक रूप से सामने आए। अंतर्राष्ट्रीय उदासीनता और आर्थिक शोषण? क्या दुनिया के बाकी देशों को, खासकर मित्र राष्ट्र जैसे अमेरिका वगैरह, उन्हें इसकी भनक नहीं लगी या उन्होंने कोई मदद नहीं की? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बेहद निराशाजनक थी। इसे जानबूझकर नजरअंदाज करना या उपेक्षा कहना ज्यादा सही होगा।
अमेरिका ने इस त्रासदी पर लगभग आंखें मूंद लीं और सबसे शर्मनाक बात ये थी कि चर्चिल सरकार ने भारत को संयुक्त राष्ट्र राहत और पुनर्वास प्रशासन, जिसे UNRR कहते हैं, उससे मदद पाने वाले देशों की लिस्ट में शामिल ही नहीं होने दिया। शामिल ही नहीं होने दिया? क्यों? कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। सोचिए, लाखों भारतीय सैनिक मित्र राष्ट्रों के लिए अपनी जान दे रहे थे और उनके अपने देशवासियों को मरने दिया जा रहा था और अंतर्राष्ट्रीय मदद से भी वंचित रखा जा रहा था। सूचना पर नियंत्रण बहुत कड़ा था, जैसा मैंने कहा। प्रेस सेंसरशिप ने सही खबरें बाहर आने से रोकी और जो आधिकारिक बयान आते थे उनमें इसे स्थानीय प्रशासनिक समस्या बताकर कमतर आंका जाता था, जबकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संकट था। और इस सब के दौरान क्या भारत से ब्रिटेन के लिए संसाधन भेजे जा रहे थे युद्ध के नाम पे? यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास और क्रूरता है। एक तरफ लाखों लोग बंगाल में भूख से मर रहे थे, दूसरी तरफ ब्रिटेन युद्ध के नाम पर भारत से संसाधन निचोड़ रहा था। भारत ने युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के लिए लाखों मील कपड़ा बनाया। देश का लगभग 3/4 स्टील और सीमेंट शाही रक्षा जरूरतों के लिए ले लिया गया। बाप रे। भारत ब्रिटेन के बाद मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयास में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया। 2 बिलियन स्टर्लिंग से ज्यादा की वस्तुएं और सेवाएं भारत ने दी। इस जबरदस्त आर्थिक निकासी ने भारत में महंगाई को भयानक रूप से बढ़ाया। इसी महंगाई ने अनाज को गरीबों की पहुंच से और दूर कर दिया और ये सब अकाल के दौरान भी बेरोक-टोक चलता रहा। नौकरशाही की विफलता और चर्चिल की अंतिम भूमिका। जमीनी स्तर पर राहत पहुंचाने में प्रशासनिक मशीनरी का क्या हाल था? बंगाल की प्रांतीय सरकार, क्या वो पूरी तरह विफल रही? बंगाल की प्रांतीय सरकार की प्रतिक्रिया उसे इनकार, अक्षमता और उदासीनता का मिश्रण कह सकते हैं। अविश्वसनीय लगता है, लेकिन सच है कि सरकार ने कभी औपचारिक रूप से अकाल घोषित ही नहीं किया, जबकि लोग सड़कों पर मर रहे थे। अकाल घोषित नहीं किया, क्यों? शायद अपनी विफलता छुपाने के लिए। ऐसा न करने से अकाल राहत के जो तयशुदा नियम कानून थे, जिन्हें फेमीन कोड्स कहा जाता है, वो सक्रिय ही नहीं हुए। अगर वो लागू होते तो शायद कुछ जानें बचाई जा सकती थी। उस समय के जो नागरिक आपूर्ति मंत्री थे, HS सुहरावर्दी, उन पर भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी के गंभीर आरोप लगे। ब्रिटिश गवाहों ने भी लिखा कि सुहरावर्दी और मुस्लिम लीग के कई नेताओं ने जमाखोरी और कालाबाजारी से खूब पैसा बनाया। वो सार्वजनिक रूप से कहते रहे कि अनाज पर्याप्त है, जबकि लोग मर रहे थे। जब अक्टूबर 1943 के बाद कुछ राहत कार्य शुरू भी हुए, तो वो बुरी तरह से अव्यवस्थित थे। भ्रष्टाचार था, सांप्रदायिकता थी, कुप्रबंधन था। मतलब मदद सही लोगों तक नहीं पहुंची? बिल्कुल नहीं। मदद सही लोगों तक, यानी गांव के सबसे गरीब और भूखे लोगों तक पहुंच ही नहीं रही थी। ज्यादातर अनाज और पैसा अमीर जमींदारों, शहरी मध्यम वर्ग या फिर अधिकारियों के पहचान वालों तक पहुंच गया। राहत के जो तरीके अपनाए गए, जैसे कर्ज देना, जो भूमिहीन मजदूरों के किसी काम का नहीं था, या सस्ता अनाज बांटना, जिसका फायदा अक्सर अमीर उठा लेते थे, या काम के बदले अनाज देना, जो बहुत कम था, वे सब नाकाफी और दोषपूर्ण थे। ये पूरी प्रशासनिक विफलता औपनिवेशिक तंत्र की भारतीयों के जीवन के प्रति जो गहरी उदासीनता थी, उसे दर्शाती है। तो कुल मिलाकर चर्चिल की भूमिका को कैसे आंकना चाहिए? इतने सारे तथ्यों के बाद क्या उन्हें मुख्य जिम्मेदार माना जा सकता है? देखिए, तथ्यों को देखते हुए चर्चिल की भूमिका सिर्फ एक लापरवाह प्रशासक की नहीं उभरती, बल्कि एक मुख्य जिम्मेदार की उभरती है। उनका जो गहरा नस्लवाद था और भारतीयों के प्रति तिरस्कार, वो सिर्फ उनकी निजी राय नहीं थी, उसने सीधे तौर पर उनकी नीतियों को आकार दिया। संकट सामने आने के बाद भी राहत भेजने में जानबूझकर देरी करना, जहाजों का बहाना बनाना जबकि जहाज दूसरे कामों के लिए उपलब्ध थे, यूरोपीय खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देना, ये सब दिखाता है कि ये सिर्फ चूक नहीं थी, बल्कि सोचे समझे फैसले थे। और युद्ध के बाद इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिशें उनकी जिम्मेदारी को और पुख्ता करती हैं। विरासत और निष्कर्ष। इस भयानक अकाल के दूरगामी परिणाम क्या हुए? लंबे समय तक क्या असर रहा? इसके राजनीतिक परिणाम बहुत गहरे थे। इसने आम भारतीयों के मन में ब्रिटिश राज की वैधता को, आप कह सकती हैं, पूरी तरह खत्म कर दिया। यहाँ तक कि जो लोग पहले साम्राज्य के वफादार थे, उनका भी मोहभंग हो गया। ये अकाल ब्रिटिश क्रूरता और अक्षमता का एक बड़ा प्रतीक बन गया। इसने स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज किया और शायद भारत के विभाजन को भी
अवश्यंभावी बना दिया। विभाजन को भी कैसे? क्योंकि इसने सांप्रदायिक तनावों को भी हवा दी। जैसा कि हमने देखा, राहत कार्यों में सांप्रदायिकता हुई, दुर्लभ संसाधनों के लिए समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ा। एक इतिहासकार हैं जनम मुखर्जी, उन्होंने कहा भी है, जब भी सांप्रदायिक दंगा हो, उससे पहले की भूख को देखो। अकाल ने समाज में जो जख्म दिए वो 1946-47 के दंगों में फिर से हरे हो गए। और क्या आज भी इस सच को पूरी तरह स्वीकार किया जाता है? खासकर ब्रिटेन में चर्चिल को तो वहां हीरो माना जाता है। दुखद है, लेकिन नहीं, पूरी तरह नहीं। बंगाल अकाल 20वीं सदी की उन त्रासदियों में से है जिन्हें सबसे कम याद किया जाता है या स्वीकार किया जाता है, खासकर ब्रिटेन में। ये एक तरह की ऐतिहासिक लीपापोती है। जब मधुश्री मुखर्जी जैसे विद्वानों ने चर्चिल की भूमिका पर सवाल उठाए तो उनके काम को बदनाम करने और तथ्यों को दबाने की कोशिशें हुईं। अच्छा। हाँ, हाल ही में बीबीसी की एक पॉडकास्ट श्रृंखला पर भी यही आरोप लगे कि उसने मधुश्री मुखर्जी के शोध का इस्तेमाल तो किया, लेकिन चर्चिल की भूमिका को जानबूझकर कम करके दिखाया। ये दिखाता है कि चर्चिल की छवि को बचाने की कोशिश आज भी ऐतिहासिक सच्चाई पर भारी पड़ती है। तो अंत में हम क्या कह सकते हैं? ये सिर्फ इतिहास का एक दुखद अध्याय नहीं था। इसे क्या कहा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसे सिर्फ अकाल कहना शायद इसकी भयावहता और इसके कारणों को कम करना है। तथ्यों के आधार पर 1943 का बंगाल संकट एक मानव निर्मित तबाही थी, मास स्टारवेशन इवेंट ड्रिवन बाय पॉलिसी। ये जानबूझकर अपनाई गई नीतियों, नस्लवादी सोच और प्रशासनिक क्रूरता का नतीजा था। ये साम्राज्यवाद के उस स्याह पक्ष को दिखाता है जहां लाखों लोगों की जिंदगी को साम्राज्य के हितों के लिए कुर्बान कर दिया गया। जिस पैमाने पर मौतें हुईं और जिस तरह से उन्हें रोका जा सकता था पर रोका नहीं गया, उसे देखते हुए कई विश्लेषक इसे नरसंहार, जिनोसाइड या मैसेकर की श्रेणी में भी रखते हैं, या कम से कम आपराधिक लापरवाही जिसका नतीजा नरसंहार जैसा था। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसके लिए न्याय, स्वीकार्यता और इतिहास के साथ एक ईमानदार संवाद की आज भी जरूरत है। आज की ये चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे इतिहास लिखा और बताया जाता है, कैसे नायकों की छवि के पीछे कई बार असहज करने वाली सच्चाइयां छिपी हो सकती हैं, और कैसे सरकारों की नीतियां या उनकी उदासीनता लाखों जिंदगियों को तबाह कर सकती हैं। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास पर सवाल उठाना कितना जरूरी है, उन आवाजों को सुनना कितना जरूरी है जिन्हें दबा दिया गया है। अतीत को समझे बिना हम शायद भविष्य को बेहतर नहीं बना सकते। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी और आप इतिहास और वर्तमान के ऐसे ही अनछुए पहलुओं पर और गहन चर्चाएं सुनना चाहते हैं, तो इस प्रस्तुति को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी विश्लेषण चूक न जाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।